अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बड़ी मुद्दतों बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने दिल का अहवाल अवाम के सामने रखा है, लेकिन जाहिर है मुद्दा वही पुराना है, वही पुराने शिकवे, वही पुरानी शिकायतें और आवाज़ में वही पछतावा। नवाज शरीफ ने एक बार फिर अपने पुराने ज़ख्मों को माजी के हवाले देकर ताज़ा करने की कोशिश की है। बकौल शायर कि रोज़ आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन, मुझे माजी के हवाले नहीं अच्छे लगते। यानी याद माजी अजाब की मानंद है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ ना सिर्फ इस माजी से बाहर नहीं निकल पा रहे, बल्कि शायद वो इस दायरे से निकलने का इरादा नहीं रखते। बरसों पहले शुरू होने वाली उनकी खामोशी को मुख्तलिफ जावियों से देखा गया। कभी इसे एक सोचा समझा सियासी वक्फा कहा गया, कभी उनकी खामोशी को मजबूरी का नाम दिया गया, कहीं इसे मसलहत समझा गया तो कहीं इसे बेबसी का नाम दिया गया, और कुछ ने इसे शिकस्त खुर्दा सियासतदान की मायूसी से ताबीर किया, तो कुछ इसे आने वाले किसी बड़े फैसले की खामोशी की तैयारी करार देते रहे। लेकिन अब जबकि नवाज शरीफ ने बोलने का फ़ैसला कर ही लिया तो महसूस हुआ कि उनकी गुफ्तगू वक्त के एक ऐसे नुक्ते पर ठहरी हुई है जहां से उनके लिए आगे बढ़ना शायद मुमकिन नहीं, या वो खुद आगे बढ़ने को तैयार नहीं। बहरहाल उनके ताज़ा बयान में तल्खी भी थी और दर्द भी, लेकिन इस तल्खी में आने वाले कल की कोई उम्मीद शायद पिन्हा नहीं थी। अब मौजूदा सियासी माहौल में जब पैगाम ये दिया जा रहा है कि हुकूमत की तवज्जो तरक्याती मंसूबों और आवाम को रिलीफ देने पर होनी चाहिए, ऐसे में नवाज शरीफ की गुफ्तगू ने सियासी फ़ज़ा में एक नया इरताश ज़रूर पैदा किया है। जैसा कि नवाज शरीफ ने बानी PTI पर ना सिर्फ ताक कर वार किए, उनका कहना था कि सिर्फ बानी PTI ही नहीं बल्कि उनको लाने वाले भी मुजरिम हैं। नवाज मुतालिक क्या कह रहे थे, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। समझता हूँ कि जी ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। अब एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं जो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते नजर आए। इसी तरह कई लीगी रहनुमा भी PTI को मुसालियत की पेशकश करते रहे और ज़िमनी इलेक्शंस में शिकस्त के बाद PTI के कई हलके भी मफाहमत के रास्ते पर चलने का सोचने लगे हैं। लेकिन ऐसे में एक दूसरे को माजी के हवाले देकर इल्ज़ाम तराशी करने से सियासी माहौल ठंडा रह सकेगा, क्योंकि नवाज शरीफ के तल्ख और तुर्श बयान के बाद तहरीक इंसाफ की सफ़ों से खामोशी तो मुमकिन नहीं। यही वजह है कि जिस तरह नवाज शरीफ 2018 में बानी PTI की हुकूमत को धांधली ज़दा करार दे रहे हैं, तो वहीं तहरीक इंसाफ 2024 के आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रही है। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि नवाज शरीफ का मुतालबा अच्छा है कि बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फिर नवाज शरीफ होना चाहिए कि उन्हें और उनकी पार्टी को इक़्तिदार में कौन लाया था। अब एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन और हुकूमत पहले ही फासले बहुत बढ़ा चुकी है, नवाज शरीफ के ताज़ा बयान ने दोनों के दरमियान मज़ीद तनाव की कैफियत पैदा की है। ऐसे में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू होना बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं देता, और ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात की जानिब कदम बढ़ाने का सोचती है तो दूसरे ही लम्हे वो मुज़ाकरात से नाउमीद भी दिखाई देती है। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सकता। मुल्क की सियासी सूरत हाल में ये स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब एक अरसे से खामोश थे। अब जब वो बात कर रहे हैं तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी किसकी है? वो सिर्फ बानी PTI की नहीं है, बल्कि वो कहते हैं जो बानी PTI को लेके आए, इमरान खान साहब को लेके आए, उनको जो है वो एहतसाब के कटहरे में आना चाहिए। बहरहाल ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो सियासतदानों के बयानिए तल्खियों और माजी की जंगों से ज़्यादा अहम आवाम के वो हकीकी मसाइल हैं जो हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होते चले जा रहे हैं। नवाज शरीफ के हालिया बयान ने यकीनन सियासी मंजरनामे में हलचल पैदा की है, लेकिन इस हलचल से आवाम के रोज़मर्रा मसाइल में कोई कमी नहीं आएगी। माजी के ज़ख्मों को छेड़ने से ना सियासी दर्जा हरारत कम होगा और ना ही मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस हल होंगे। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसे सियासी हौसले, बालिग नज़री और क़यादत की जो ज़ाती गिले शिकवे और सियासी महाजराई से बालातर होकर कौमी एजेंडे को आगे बढ़ाने की। आज मुल्क की माशी कमज़ोरी, IMF की कड़ी शराइत, टैक्स चोरी के बढ़ते हुए रुझान, हुकूमती अखराजात में बेहंगम इजाफा और गरीब तबके की पसमानदगी जैसे मसाइल अपने हल का मुतालबा कर रहे हैं। अगर सियासी क़यादत शिकवे शिकायत, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के दायरे में ही घूमती रही तो ना सिर्फ सियासी अमल जमूद का शिकार होगा बल्कि माशी इस्तेहकाम का सफ़र भी मज़ीद दुश्वार हो जाएगा। अवाम सियासी कशमकश की तपिश से थक चुके हैं। उन्हें इस सवाल से कोई दिलचस्पी नहीं है कि एक दहाई पहले किसने किसके साथ क्या किया था। अवाम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज उनकी मुश्किलात कम हो, आज उनकी ज़िंदगी आसान हो, आज उनकी रियासत उनके साथ खड़ी हो। इसलिए ये लम्हा एक बड़े सियासी इम्तहान का है। क्या सियासी क़यादत माजी के बोझ से निकल कर
मुस्तकबिल के तकाज़ों की तरफ बढ़ सकती है? क्या हुकूमत और अपोजिशन मुश्तरका कौमी एजेंडे पर बात करने का हौसला रखती है? अगर नहीं तो फिर सियासी खिताबात और तल्ख जुमलों से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क को रिलीफ, इस्तेहकाम और वाज़ेह समत चाहिए ताकि जो पुराने मामलात इशूज़ से छुटकारा हासिल कर सके। और यही वो फैसला है जो आज जाहिर है कि अवाम चाहते हैं और इससे निकल मसाइल से छुटकारा चाहते हैं। एक तरफ नवाज शरीफ के इल्ज़ामात हैं, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी बानी पीटीआई की सेहत को लेकर हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रही है। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हमें बानी पीटीआई से मिलने आ जाए क्योंकि अवाम को बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीश है। कहीं ऐसा ना हो कि बानी पीटीआई से ना मिलने देने की सूरत अवाम पर सड़कों पर आ जाए। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से सिर्फ चंद ब्लॉक्स के फासले पर दिन दहाड़े पेश आने वाला फायरिंग का वाकया न सिर्फ एक अफसोसनाक सानिया था बल्कि ये सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतहाई तशवीशनाक साबित हुआ। अमरीकी नेशनल गार्ड्स पर हमले में शदीद जख्मी हुए हैं 2 अमरीकी जिन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला अचानक हुआ जब एक शख्स जो बाद में अफगान नयाद गैर मुल्की निकला, उसने करीब से एहलकारों पर फायर खोला। हमलावर को फोर्सेस ने कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया। अब अमेरिका जैसे मुल्क और वो भी वाइट हाउस के करीब इस तरह की फायरिंग बहुत संगीन सवालात को जन्म देती है। वाक़े के फ़ौरन बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को बदी, नफरत और दहशतगर्दी का अमल करार दिया। उनके बयान ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत इस वाक़े को महज एक मुजरिमाना कार्रवाई नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ हमले के तौर पर देख रही है। अब यकीनी तौर पर इस हमले के बाद अमेरिका में महाजरीन या गैर मुल्की शहरियों के बारे में पॉलिसी मजीद सख्त हो जाएगी और अमेरिका ने अफगान शहरियों की तमाम इमिग्रेशन दरखास्तें मुअत्तल कर दी हैं क्योंकि मुलजिम की शनाख्त एक अफगान नयाद फ़र्द के तौर पर सामने आई है। इसलिए अब अमेरिका के अफगानिस्तान को लेकर खदशात भी बढ़ गए हैं। अब जाहिर है इस वाक़े का सबसे पहला असर अमेरिका की दाखिली सिक्योरिटी पर पड़ेगा। वाशिंगटन डीसी पहले ही मुल्क का सबसे ज़्यादा महफूज और हसास शहर समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे वाक़े का पेश आना ये बताता है कि हिफाजती निज़ाम में कहीं ना कहीं लूप होल्स मौजूद हैं, कहीं ना कोई कमज़ोरी है। अब आइंदा दिनों में इम्कान है कि वाइट हाउस के करीब ही नहीं बल्कि पूरे दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाएगी। इसके साथ साथ शहरी इलाकों में फौजी एहलकारों की बढ़ती हुई मौजूदगी अवाम में खौफ और दबाव भी पैदा कर सकती है क्योंकि आम लोग इस माहौल को गैर मामूली समझते हैं। दूसरा अहम असर सियासी महाज पर सामने आएगा क्योंकि वाकई के फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दहशतगर्दी से जोड़ दिया है। इसलिए हुकूमत को यह मौका मिलेगा कि वो इमिग्रेशन कवानीन को मजीद सख्त करने की तरफ मजीद पेशकदमी करे। यह बयानिया पहले ही अमरीकी सियासत का हिस्सा रहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले अफराद में बाज़ लोग सिक्योरिटी खतरात बन सकते हैं। लिहाजा इस हमले को बतौर हथियार बनाकर हुकूमत मुल्क की सरहदों पर जो पनाह गुज़ीन है उनके दाखिले और वीज़ा जांच के अमल को मजीद सख्त करने की कोशिश भी कर सकती है। इसका बराह रास्त असर लाखों अफराद पर पड़ेगा जो अमेरिका में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में दाखिल होना चाहते हैं। इसके अलावा इस वाक़े का एक मनफी पहलू समाजी सतह पर भी जन्म ले सकता है। अमेरिका में पहले ही मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के लोगों के दरमियान कशीदगी मौजूद है। ऐसे में जब एक ऐसे पस मंज़र का शख्स फायरिंग जैसे जुर्म में मुलविस निकले तो आम शहरियों में तासुब और शकूक मजीद बढ़ सकते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, ऑल दो नेगोशिएशंस भी हुई और मीडिएटर्स को शामिल करके कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद नहीं हो रहा। और फिर पता है कि जो फितनतुल खारिज है वो फितनतुल हिंदुस्तान की माँ पर काम करता है और रॉ स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान में करने की कोशिश की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये भी है ना कि दोहा पीस एग्रीमेंट जहाँ तालिबान ने खुद लिख के दिया था कि वो अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसके बावजूद ये सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इन पर्टिकुलर पाकिस्तान इसकी जद में है। और फिर अमरीका में जो अफगान नयाद शहरी है उसकी तरफ से इस तरह का जो इंसिडेंट पेश आना और वो भी ऐसी जगह पे कि जहाँ पर सिक्योरिटी पहले ही बहुत सख्त होती है, ये किस कदर इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। उस्मान शाहिद साहब ने दोबारा कनेक्ट किया। उस्मान साहब मेरी आवाज़ आ रही है? सब आ रही है जी। उस्मान शाहिद साहब ये अमरीकी दारुल हुकूमत में जो वाकया पेश आया ये जिस वक्त कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इसके क्या इंप्लीकेशंस देखता है? जी डेफिनेटली ये इस वक्त हम अमेरिका में जो हालात देख रहे हैं, एक पोलराइजेशन का वहाँ पे माहौल है और जिस तरीके से इमिग्रेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में क्रैकडाउन अनप्रेसिडेंटेड हमने देखा और जिस तरह से नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया, तो मेरे ख्याल में इस इंसिडेंट को देखने की जो डायमेंशन है वो डोमेस्टिक भी है और ग्लोबल भी है क्योंकि अभी तक तहकीकात चल रही है। अभी तक पता नहीं इस चीज के हवाले से कि उसका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड था कि नहीं, क्या वो अमेरिका की वॉच लिस्ट के ऊपर था, क्योंकि एक चीज अभी श्योर हुई है, कंफर्म हुई है अभी
कि वो अफगान फौजी था और वो एम्बेड था अमेरिकन फोर्सेस के साथ, तो तालिबान के फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन की वजह से वो भाग के यहाँ पे आया। तो इसमें तो हमें डीलिंग करना पड़ेगा कि तालिबान का इसमें हाथ नहीं है, लेकिन नो डाउट सिग्निफिकेंस इसकी बहुत है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसे जिस तनाजुर में देखा जा रहा है वो है मजहबी और सियासी, जबकि देखने का पहलू जो है वो नफ्सियाती भी हो सकता है, समाजी और माशी भी है, क्योंकि जो मुहाजिरीन है अफगानी उनकी बात करी बड़ा हसास मसला है अमेरिका में, लेकिन दरखास्तों का अमल जिस सुस्त रवि का शिकार है उसी के तनाजुर के अंदर हमें इस मामले को देखना पड़ेगा। तकरीबन 2,60,000 एप्लीकेशन वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है। थर्ड कंट्रीज के अंदर इस वक्त हजारों लोग जो है अफगानी वेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान है। एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर सरकारी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप इन्हें एलियन कहते हैं और जिस तरह से 2021 से लेकर अब तक 1,90,000 अफगानियों को दोबारा से री एग्जामिन और अपना रिव्यू करने और इंटरव्यू की करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सोसाइटी के अंदर ये क्यास है और ये जो गल्फ है ये खलीज मजीद बढ़ेगी। यानी आप अभी तो फिलहाल इमिग्रेशन लॉज तक यानी इंटरनल अमेरिका के अंदर कुछ चेंजेस आते हुए देख रहे हैं, फौरी तौर पर इसकी कोई रिपरकशंस ग्लोबल फ्रंट के ऊपर आप ओपन होते हुए नहीं देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल अभी इसके लिए ये हमारे लिए अपना टू मच रीड करेंगे अगर हम इस चीज को इन्फर करें तो, क्योंकि अभी अगर हम इस इंसिडेंट को देखें तो 2 दिन पहले की रिपोर्ट थी इसकी CNN की कि 21 नवंबर को एक मेमो इंटरनली जो है वहाँ के ऊपर सर्कुलेट हुआ है व्हाइट हाउस के जो अपना सर्कल्स हैं, उसमें बताया गया था कि यूएस सिटीजनशिप और जो इमिग्रेशन की सर्विसेज हैं वो दोबारा से री इंटरव्यू करेंगी और रिव्यू करेंगी इस पॉलिसी को। तो मेरे ख्याल में हमें उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़े, लेकिन डेफिनेटली इसकी ग्लोबल डायमेंशन एक ये है कि जिस तरह अमेरिका की अनजस्ट फॉरेन पॉलिसी वो हम देख रहे हैं सिंस 7 अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड, और फिर मुसलमानों को लेके खास तरह का रेटरिक है डोनाल्ड ट्रंप का, रेडिकल इस्लाम की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने ज़ोहरान ममदानी को डील किया और एक वो नैरेटिव है, मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त अपना रहमानुल्लाह है ये उसी से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, रेडिकलाइज हुए हैं, क्योंकि सोशल एलियनेशन बहुत है वहाँ के ऊपर अफगानियों को इंटीग्रेशन के बड़े मसाइल है वहाँ के ऊपर है। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस साइड के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि उसके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, वॉर की अपनी नफ्सियात होती हैं, और जिस तरीके से रहमानुल्लाह की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया लेकिन अभी तक उन्हें स्टेटस जो है वो ग्रीन कार्ड नहीं दिया गया, जिसकी वजह से नौकरी लेने के भी बड़े मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में ब्रॉडर कैनवस के अंदर अगर हम देखें तो जो वहाँ पे अफगानी है 1,90,000 वो उस तरीके से सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर इस चीज को एम्पलीफाई करते हैं तो नो डाउट इस्लामोफोबिया वहाँ पे बढ़ेगा, नस्ली इम्तियाज बढ़ेगा, महाजरीन से मुतालिक तासुब जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी सतह पे कोई नैरेटिव अगर अपनाया जाता है तो अवामी सतह पर वो ट्रिकल डाउन जरूर होता है। और जब आप ऐसे अमेरिका में मनाजिर देखते हैं कि वहाँ पे इमिग्रेशन और जो इन्फोर्समेंट फोर्सेज है फेडरल एजेंसी वो लोगों को घरों से उठा लेती हैं, और यहाँ पे मैं गैर कानूनी तारकीन वतन की बात नहीं कर रहा, मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो कि गजा के हवाले से वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं और जिसके लिए ज़ोहरान ममदानी भी खड़े हुए हैं। ठीक, अब जाहिर है अमेरिका के अपने अंदर ये इशू होगा तो अमेरिका तो उसके लिए हर मुमकिन काम करेगा, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि वो जो दोहा पीस एग्रीमेंट था जिसमें तालिबान ने लिख के दिया हुआ था कि अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वहां भी तो अमेरिका है ना, अमेरिका निकला था अफगानिस्तान से और जाहिर है उसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर हैं और हो रहे हैं अभी, तो उसमें भी कोई अमेरिका इंटरवेंशन आप होती भी देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि उसमें भी कोई सीरियसनेस दिखाई जाए? जी मेरे ख्याल में जिस तरीके से कैटेगोरिकली तालिबान ने इनकार कर दिया था बगराम एयरबेस हैंड ओवर नहीं करेंगे, ज्यादा दूर नहीं है अल खदीद अपना बेस जो उनकी सबसे बड़ी है मिडल ईस्ट के अंदर, वो कोई भी एरियल स्ट्राइक वहां से लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई भी नी जर्क रिएक्शन नहीं देंगे, वो अपनी डेफिनेटली कैबिनेट को एंगेज करेंगे, पेंटागन को, सेंटकॉम को, उसके बाद इस मामले की तरफ जाएंगे, क्योंकि तालिबान जो है कैटेगोरिकली कह चुके हुए हैं और स्पेशली चाइना नहीं चाहता कि किसी तरीके से यहाँ के ऊपर मिलिटरीली जो है ना इंगेजमेंट हो किसी मुल्क की, पर्टिकुलरली अमेरिका की है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर वेट एंड सी की पॉलिसी है, क्योंकि तालिबान खामोश है इस वक्त, उनका सारा न्यूज मीडिया खामोश है, बल्कि वो तो चाहेंगे कि अफगानी जो वहाँ के ऊपर गए हैं उनके डर से उन्हें वापस हैंड ओवर किया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल है उन्हें वहां से निकालना, क्योंकि उसके उनके सामने अदालतें खड़ी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को आते ही जो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया था उसमें यूएस का जो रेफ्यूजी एडमिशन का प्रोग्राम तो उसे वक्ती तौर पे हॉल्ट कर दिया था, लेकिन 25 फरवरी को फेडरल कोर्ट ने उसे इंडेफिनेट सस्पेंशन को ब्लॉक कर दिया था। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है अमेरिकन के लिए, लेकिन अफगानिस्तान की जहां तक बात करें तो ये बड़ा पॉइंट इसमें है कि अभी WFP जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है 31 लाख अफगानी जो है वो कहत की सूरत हाल का सामना है और 2,30,00,000 अफगानियों को जो है ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, और अमेरिका US एड बंद कर चुका है। जी ठीक, उस्मान शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस एक शायद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
पाकिस्तान में सोने की मार्केट एक पेचीदा और गैर मुनज़्ज़म शोबा है, जिसका जायजा मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट में तफसील से पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सोने की मार्केट में कोई जामे रेगुलेशन मौजूद नहीं है और ज़्यादातर लेन देन गैर रस्मी चैनल्स के जरिए होता है। इस सूरत हाल की वजह से न सिर्फ कीमतों में शफाफियत नहीं है, बल्कि ताजरों के गिरोह मार्केट में निरखों और सप्लाई पर गैर मुनासिब असर डाल रहे हैं। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान में सालाना 60 से 90 टन सोना इस्तेमाल होता है और मुल्क तकरीबन मुकम्मल तौर पर दरामदी सोने पर इन्हिसार करता है, जबकि साल 2024 में मुल्क में $17 मिलियन मालियत का सोना दरामद किया गया। इसके अलावा 90% से ज़्यादा सोने की तिजारत गैर रस्मी तरीक़ों से की जाती है, जिससे स्मगलिंग और गैर कानूनी लेन देन को फ़रोग़ मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा टैक्स और रेगुलेशंस का निज़ाम पेचीदा और गैर यकसा है, जिसके नतीजे में सोने की ट्रांजैक्शंस में शफाफियत और दुरुस्तगी का फुकदान है। रिपोर्ट में रेकोटेक मंसूबे को एक अहम अंसर के तौर पर उजागर किया गया है, जो अपनी मुजव्वज़ा 37 साला दौरानिये में तकरीबन $74 अरब मालियत के सोना और तांबा पैदा करने की सलाहियत रखता है। इस मंसूबे की कामयाबी के लिए मार्केट के लिए जदीद और जामे रेगुलेशंस का नफाज नागुज़ीर है। इस हवाले से मुसाबकती कमीशन ने पाकिस्तान गोल्ड एंड जेम स्टोन अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ दी है, जो सोने की लाइसेंसिंग, दरामदात और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन को यकजा करके एक जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कायम करेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सोने की जाँच और मयार की दर्जाबंदी लाजमी होनी चाहिए, ताकि सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और मुल्की बरामदात को फ़रोग़ मिले। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट ये भी बताती है कि मौजूदा जो हॉल मार्किंग है, उसकी नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से मिलावट और धोखाधड़ी के मामला जन्म लेते हैं। सोने की वैल्यू चेन की डिजिटल तब्दीली, ब्लॉकचेन पर मबनी ट्रेस और ट्रेसेबिलिटी और FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुंसलिक करना एक अहम इक़दाम है, जिससे लेन देन में शफाफियत आएगी और गैर कानूनी मार्केट में कमी होगी। इसके अलावा रिपोर्ट में गोल्ड बैंक के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है, ताकि घरों में पड़ा सोना फॉर्मल मईशत में शामिल हो सके। इसके अलावा दरामद, पैदावार और बरामदात की जामे रिपोर्टिंग और मार्केट में रेगुलेशंस और प्राइस मॉनिटरिंग का निज़ाम मुतारिफ कराना ज़रूरी करार दिया गया है। इससे न सिर्फ मार्केट की शफाफियत में इजाफा होगा, बल्कि सोने की गैर रस्मी तिजारत और स्मगलिंग में भी कमी आएगी। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि मुल्क में सोने की मार्केट को मुनज़्ज़म करने के लिए एक मरबूत और जामे हिकमत अमली अपनाना लाजमी है। इसमें कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, मयार की जाँच और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात शामिल हैं। इस तरह पाकिस्तान की सोने की मार्केट शफाफ, महफूज और मुल्की मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, साथ में हांगकांग में रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भड़कने वाली आग महज एक हादसा नहीं, बल्कि शहरी इंतजामी ढांचे और हिफाजती निज़ाम में मौजूद कई दहाइयों पर मुहित खला की एक बेरहम याद दहानी। 7 इमारतों तक फैलने वाली इस आग ने न सिर्फ 55 कीमती जाने निगलनी, बल्कि 250 से ज़ायद अफराद की गुमशुदगी ने पूरे शहर को बेयकीनी खौफ और गम की फ़ज़ा में धकेल दिया है। जदीद और मुनज़्ज़म समझे जाने वाले हांगकांग जैसे शहर में इतने बड़े पैमाने पर आग का फैल जाना वाज़ेह करता है कि बुलंद इमारतों की फायर सेफ्टी, एमरजेंसी इनखला के रास्तों, अलार्म सिस्टम्स और तामीराती मयारात में ऐसी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, जिन्हें बरसों से या तो नज़रअंदाज किया जाता रहा या फिर कागज़ी रिपोर्ट्स तक महदूद रखा गया। आग बुझाने वाले अमले की कई घंटों की जदोजहद भी इस हकीकत को आशिकार करती है कि इमारतों की साख्त, हवा के बहाव, अंदरूनी डिज़ाइन और तज़ीन के कामों में किए जाने वाली तब्दीलियाँ फायर रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं थी। ये सवाल अपनी पूरी शिद्दत के साथ उठ खड़ा हुआ है कि अगर बर वक्त मुआयना, शफाफ मंजूरी और एहतियाती इक़दामात मौजूद होते तो क्या इतना बड़ा इंसानी नुकसान रोका जा सकता था। हांगकांग जैसे महफूज तस्वुर किए जाने वाले शहर में यह आग शहरी मनसूबाबंदी के पूरे फ़लसफ़े पर एक संगीन सवालिया निशान है। इस साने के फौरी बाद हांगकांग के इंसदाद बदउनवानी के इदारे का तज़ीनी मनसूबे में मुमकिना करप्शन की तहकीकात शुरू करना इस वाक़े में एक नए पहलू को सामने लाता है। ग्रैंड रेनोवेशन प्रोजेक्ट के बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें हिफाजती मयार को नज़रअंदाज करते हुए गैर मयारी मवाद या गैर मंजूर शुदा डिज़ाइन इस्तेमाल किए गए या फिर मजाज हुक्काम से मिली भगत के जरिए ज़ाब्तों से इन्हराफ किया गया। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इंसानी गफलत, इदारा जाती नाकामी और माली मफाद की खातिर शहरियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने का मुकदमा होगा। आग के दौरान एक फायर फाइटर की हलाकत और 70 से ज़ायद अफराद का ज़ख्मी होना इस हकीकत को मज़ीद नुमाया करता है कि आग से लड़ने वाले इदारे भी ऐसे बहरानों का मुकाबला करने के लिए नाकाफ़ी इस्तेदाद रखते हैं। साने के बाद मुतासरा शहरियों की बेबसी, खोए हुए प्यारों की तलाश और हुकूमती मशीनरी की सुस्त रफ्तारी ने अवाम के एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ये वाक़या हांगकांग के लिए महज एक अलमनाक आतिशज़दगी नहीं, बल्कि शहरी इंतज़ामिया के लिए एक सिस्टम रीसेट का पैगाम है। अब ये सिर्फ एक इबारत की आग नहीं रही, बल्कि एक ऐसा हादसा है जो तकाजा करता है कि तामीराती निगरानी, रिश्वत के खात्मे, फायर सेफ्टी इस्लाहात और हंगामी रद्द-ए-अमल के निज़ाम को बुनियादी तौर पर असर नौ तरतीब दिया जाए, ताकि मुस्तक़बिल में किसी शहरी को अपनी जान इस तरह की गफलत के हाथों न गंवानी पड़े।
प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।